जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश की स्थापना के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि गुलाम वंश के समाप्त होने के बाद खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर किस तरीके से गुलाम वंश का पतन होता है और फिर खिलजी वंश की शुरुआत होती है और किस शासक के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाती है, खिलजी सल्तनत की स्थापना की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो खिलजी वंश की शुरुआत होती है वह 1290 ईस्वी से लेकर 1220 ईस्वी तक चलती है और जो खिलजी वंश रहता है, जो खिलजी वंश का शासन काल रहता है वह मात्र 30 साल ही चलता है। 30 साल ही इसके शासक शासन कर पाते हैं। जो अलग अलग शासक उभर कर आते हैं वह मात्र 30 साल ही शासन कर पाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खिलजी वंश जो कि गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया और लोदी वंश हो गया, जो कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। उनमें से जो खिलजी वंश है वह सबसे कम समय तक शासन करता है, सबसे कम समय शासन करने वाला वंश रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। तो जो खिलजी वंश की स्थापना किया जाता है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन रहता है। आखिर जो नाम देख रहे हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वह कहाँ से आता है, कौन रहता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है वह गयासुद्दीन बलबन के यहाँ ही काम कर रहा होता है, ऊंचा पोस्ट में रहता है। तो गयासुद्दीन बलबन वाले वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गयासुद्दीन बलबन के यहाँ जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है वह काम करता है और वहाँ पर ऊंचा पोस्ट उसको दे दिया जाता है। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है उसको ऊंचा पोस्ट दे दिया जाता है और उस पद का नाम रहता है सर ए जंदर। आखिर सर ए जंदर क्या होता है। तो सर ए जंदर में कहा जाता है अंगरक्षक का काम मिलता है। इसमें क्या था, तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है वह गयासुद्दीन बलबन का अंगरक्षक का काम करता है, यानी कि सुल्तान की सुरक्षा का काम करता है। वह देखते रहता है कि कहीं तो कोई मारने वाला तो नहीं है राजा को, वह टुक टुक करके देखते रहता है। अभी के टाइम में क्या होता है, तो अभी के टाइम में आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े नेता हो गए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, इसके अलावा और भी बड़े बड़े नेता हो गए, तो उनके बॉडीगार्ड होते हैं और चश्मा पहने रहते हैं और देखते रहते हैं कोई कुछ तो करने वाला नहीं ना है। तो ऐसा ही उस समय भी सुरक्षा किया जाता था। तो उस समय जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वह सुल्तान की सुरक्षा करता था, इसके अलावा दरबार की देखरेख करता था, उसकी निगरानी करता था, प्रशासन व्यवस्था को भी देखता था कि कोई अपराधी रहता था जिसको कि सज़ा मिल चुका है तो उन पर भी निगरानी रखा जाता था। तो ऐसे बहुत सारे कार्य को किया जाता था। और जो सर ए जंदर है वह बहुत ही ऊंचा पोस्ट होता था। तो जलालुद्दीन फिरोज वही पोस्ट में था। इसके अलावा जो जलालुद्दीन फिरोज रहता है उसको समाना का राज्यपाल यानी कि सूबेदार भी बना दिया जाता है। समाना एक जगह है, वहीं का राज्यपाल बना दिया जाता है, सूबेदार बना दिया जाता है। अब देखिए जब गयासुद्दीन बलबन मर जाता है तब उसके बाद वहाँ पर उसका पोता राज करने के लिए आता है। उसका पोता राज करने के लिए आता है। गयासुद्दीन बलबन का 2 बेटा रहता है। एक का नाम रहता है बुगरा खान, एक का नाम रहता है बुगरा खान और एक का नाम रहता है मोहम्मद खान। तो जो मोहम्मद खान रहता है उसका तो मृत्यु हो जाता है। जब मंगोल आक्रमण के दौरान यह युद्ध करने के लिए जाता है तो मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाता है, वह वहीं पर मर जाता है। जो मंगोल रहते हैं मोहम्मद खान को मार डालते हैं। लेकिन जो बुगरा खान रहता है यह बंगाल का स्वतंत्र सुल्तान रहता है। तो यह बंगाल का ये बन जाता है राजा। यह दिल्ली पर कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, इसको मन नहीं करता है, तो यह गुलाम वंश का शासक नहीं बनता है। तो बुगरा खान का बेटा रहता है केकूबाद।
यानी कि कह सकते हैं गयासुद्दीन बलबन का नाती या फिर पोता कह सकते हैं केकुबाद, जो कि गुलाम वंश का शासक के रूप में उभरता है। तो उस समय जो जलालुद्दीन फिरोज रहता है उसको एक और पद दे दिया जाता है, उसका और एक पद दिया जाता है, ऊंचा पद, जो कि आरिज-ए-मुमालिक कहा जाता है। आरिज-ए-मुमालिक नाम का एक पद दे दिया जाता है। यह भी काफ़ी ऊंचा पद रहता है। इसमें सेनापति बना दिया जाता है, सेनापति बना दिया जाता है, जिसमें कि सेना को भर्ती कराना, सेना की देखरेख करना, इसके अलावा जो घोड़ा हो गया उसका भी देखरेख करना कि सही घोड़ा है कि नहीं, या युद्ध में जाने लायक है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों का निगरानी रखा जाता था, उनकी देखरेख करता था जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। लेकिन कहा जाता है ना कि हमें अपनों ने धोखा दे दिया, दूसरों में कहाँ दम था। वह अंग्रेज वाली कहानी हो गई कि हमें अपनों ने धोखा दिया, गैरों में कहाँ दम था। तो वही तरीके से यहाँ पर कहावत आ जाता है। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है वह भी क्या करता है, केकुबाद को डायरेक्ट मार देता है और ख़त्म कर देता है। और खुद 1290 ईस्वी में केकुबाद को मार देता है। और उसका बेटा रहता है जो कि 3 साल का बेटा रहता है, केकुबाद का बेटा रहता है जो कि 3 साल का रहता है, जिसका नाम रहता है क्यूमर्स, उसको भी मार देता है। तो दोनों को मार देता है और गुलाम वंश का यहीं पर खात्मा हो जाता है, गुलाम वंश खत्म हो जाता है। और 1290 ईस्वी में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है वह खिलजी वंश का नींव रख देता है, खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। और जिस समय वह खिलजी वंश की स्थापना करता है उसका उम्र कितना रहता है, तो वह 70 साल का रहता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 साल का रहता है। और फिर वह राजधानी किसको बनाता है, तो वह किलोखड़ी को राजधानी बनाता है। दिल्ली के पास ही एक स्थित जगह रहता है जो कि किलोखड़ी रहता है, वहीं पर राज्याभिषेक भी कराता है और वहीं पर उसको राजधानी बना देता है, जो किलोखड़ी जगह है, और वहीं से देखरेख करता है, वहीं से शासन व्यवस्था को चलाता है। अब बात करें जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है वह उदार और सुलह की नीति को मानता है। आखिर उदार और सुलह की नीति क्या होता है, उदार और सुलह की नीति क्या है, तो जो गयासुद्दीन बलबन रहता है वह रक्त और लोह की नीति को मानता था। यानी कि कोई भी विद्रोह करेगा तो उसको डायरेक्ट जान से मार दे, और जान से भी मारता था जो गयासुद्दीन बलबन, ऐसे उसे नहीं मारता था, भयानक टाइप से मारता था। यानी कि मान लीजिए कि जिंदे उसमें कभी हाथी से कुचलवा देता था, तो कभी जो सर में कील ठोकवा देता था। तो इस तरीके से गयासुद्दीन बलबन मारता था, पूरा कठोर दंड था उस समय। लेकिन जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है वह दंड को कम कर देता है, दंड तो देता है लेकिन ऐसा भयानक नहीं देता है जिस तरीके से रक्त और लोह की नीति में दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए उदार और सुलह की नीति लाता है, यानी कि निर्दोष लोगों को ज़्यादा नहीं सताना है। इसके अलावा जो विद्रोह करता है उसके साथ सुलह कर लेता है, समझौता कर लेता है, या फिर संधि कर लेता है और मामला को दबा देता है। यहाँ पर ज़्यादा युद्ध नहीं करता है। जो जलालुद्दीन फिरोज रहता है वह युद्ध करता है लेकिन सुलह कर लेता है, युद्ध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। यानी कि ये सोचता है कि कैसे ना कैसे हम सुलह कर ले, समझौता कर ले। इसके साथ ही यह हिंदुओं को ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करता था, हिंदुओं से नरम रखता था, नरम व्यवहार रखता था। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उनका मानना था कि जो हिंदू लोग हैं उनसे नरम व्यवहार में रहें, नरम व्यवहार से पेश करें, सभी लोग नरम व्यवहार से पेश हो। तो इस तरीके से उदार और सुलह की नीति लाया जाता है, जिसमें कि सभी से प्रेम भाव से एक दूसरे से बातचीत हो, यही सब किया जाता है। इसमें ज़्यादा कठोर दंड नहीं किया जाता है। और इसी का फ़ायदा यहाँ पर मंगोल लोग उठाते हैं। और उस समय लगातार मंगोल आक्रमण भी हो रहा था। जो चंगेज़ खान रहता है वह आक्रमण किया था, अब उसके पोता भी आक्रमण करने लगता है, जो उसका नाती पोता रहता है वो भी आक्रमण करने लगता है। तो उसी में जो उल्गू खान का नाती रहता है उसका नाम रहता है अब्दुल्ला। उल्गू खान का जो नाती रहता है अब्दुल्ला, वह पंजाब में आक्रमण कर देता है 1292 ईस्वी में। तो वह देखता है कि अरे साला आक्रमण हो रहा है, तो चलो हम लोग भी युद्ध में चलते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि चलो युद्ध में चलते हैं, और युद्ध में जाता है और अब्दुल्ला को पकड़ लेता है, और इसके साथ 4000 सैनिकों को भी बंदी बना लिया जाता है। इन सभी को पकड़ लिया जाता है, युद्ध में हरा दिया जाता है और बंदी बना के जेल में डाल दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, तो फिर संधि होता है, एक प्रकार का संधि होता है, समझौता होता है, जो कि उल्गू खान करता है, यानी कि इसका जो दादा रहता है वो करता है। वह क्या करता है, तो जलालुद्दीन फिरोज का जो बेटी रहता है उससे विवाह कर लेता है।
उलगू खान से विवाह कर लेता है और जानबूझ के ही यह विवाह करवाया जाता है। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है वह अपनी बेटी से विवाह इसलिए करवाता है ताकि मंगोल आक्रमण जो लगातार होते रहा था वह ना हो। तो यही कारण है कि यह उलगू खान से विवाह करवा देता है अपनी बेटी का और कह देता है कि हम 4000 सैनिक को छोड़ देंगे और सब कुछ रिहा कर देंगे, इसके बदले में इन सभी को इस्लाम धर्म को अपनाना होगा, इस्लाम धर्म को स्वीकार करना होगा और भारत में भी बसने का जगह देंगे, भारत में भी जगह देंगे। तो वहाँ पर एक गाँव बना दिया जाता है, उस गांव में सभी को बसा दिया जाता है और उसी को नवीन मुसलमान के नाम से जानते हैं। जो बाहर से मंगोल जो आए रहते हैं, मंगोल जो आक्रमण करते हैं वह एक बस्ती में बस जाते हैं, उस बस्ती में जो बसते हैं और मुसलमान धर्म को अपना लेते हैं, इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, तो उसी को नवीन मुसलमान कहते हैं, नवीन मुसलमान कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। तो इस तरीके से जो जलालुद्दीन फिरोज रहता है वह सुलह और की नीति से सभी को समझौता कर, तो इस तरीके से जो जलालुद्दीन फिरोज रहता है वह उदार और सुलह की नीति अपनाता है, किसी को कभी दंड नहीं देता था, विद्रोह कर देता था तो उसको माफ़ कर देता था। उस समय क्या था, गयासुद्दीन बलबन के यहाँ वो विद्रोह कर देता था तो डायरेक्ट उसको मौत की घाट उतार देता था, लेकिन यह नहीं करता था, यह सोचते रहता था कि किसी ना किसी तरीके से हम समझौता कर लेंगे, सुलह कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आखिर इसकी मृत्यु कैसे होती है, तो इसे धोखे से मार दिया जाता है 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी जो कि इसी का भतीजा रहता है और इसका दामाद रहता है, यानी कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है उसका और एक बेटी रहती है, उससे विवाह करता है, इसी का भतीजा विवाह कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसका दामाद बन जाता है, जलालुद्दीन फिरोज का दामाद बन जाता है, तो उसका भतीजा भी रहता है और उसका दामाद भी रहता है। तो यह क्या करता है, एक दिन बुलाता है, बोलता है चाचा सुनो ना, हमको तुमसे काम है, बुलाता है और साइड में बुलाता है और छुरी लेके रहता है और बोलता है कि हमको आपसे काम है, फिर गला उला मिलता है और छुरी से भोंक देता है। तो ऐसे इसकी मृत्यु हो जाती है, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है, धोखे से मार देता है। जो अलाउद्दीन खिलजी होता है धोखे से अपने चचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है 1296 ईस्वी में। तो यही था खिलजी वंश। और फिर अगले टॉपिक में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कि बताऊंगा कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी का शासन व्यवस्था कैसा रहता है, किस तरीके से यह शासक के रूप में उभरता है, कौन कौन से नीति और नियम लाता है, और जो रक्त और लोह की नीति फिर से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू कर दिया जाता है, तो ये सभी के बारे में बताऊँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।